आज की क्लास की स्टार्ट करेंगे एक इंटरेस्टिंग कहानी से। महाभारत की कहानी है। भरतवंशी महाराज शांतनु एक दिन गंगा के किनारे विहार कर रहे होते हैं और वहाँ पे उनको माँ गंगा के मानव रूप के दर्शन हो जाते हैं। तो उनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और विवाह हो जाता है उनका। बस ये एक चीज़ होती है कि विवाह के समय जो है गंगा एक शर्त रखती हैं कि मैं आपसे विवाह तो करूँगी, पर आप मुझसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूँ आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। महाराज शांतनु कहते हैं उसमें क्या है, ठीक है नहीं करेंगे प्रश्न। तो महाराज शांतनु जो हैं उनका जो जीवन है आप सोचो, मतलब कि एक तो महाराज हैं हस्तिनापुर के और बिल्कुल टॉप नॉच पे पहुंच जाता है उनका जीवन की। गंगा से शादी भी हो गई और फिर उसके बाद पुत्र भी होने वाला है उनके यहाँ। तो भावी सम्राट भी आने वाले हैं और वो सब बढ़िया चल रहा है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो महाराज शांतनु बड़े खुश हैं और अचानक वो क्या देखते हैं कि गंगा ने क्या किया, जाके बच्चे को गंगा में विसर्जित कर दिया। वो कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ था कि मैं कुछ भी करूंगी तो आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा फिर दूसरी बार होता है, फिर तीसरे बच्चे के साथ होता है, फिर चौथे बच्चे के साथ होता है। तो जब कंटिन्यूस ऐसा होता है तो वहाँ पे एक बढ़िया अच्छा दृश्य है कि जो प्रधानमंत्री हैं राज्य के, वो महाराज से प्रश्न करते हैं कि प्रश्न क्या करते हैं, एक्चुअली सार्केज्म करते हैं कि महाराज के पुत्र की मृत्यु पर मैं शोक प्रकट करने आया हूँ। तो महाराज शांतनु कहते हैं कि नहीं, वो मृत्यु नहीं है, वो हत्या है। नाउ फॉर मी दिस वाज ए इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉरेंसिक परस्पेक्टिव से कि वो लोग इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मदर है तो वो अपने, क्योंकि उसने जन्म दिया है तो वो मार सकती है क्या? हाँ, राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा उसके अंदर। एक राजा होने के नाते आपका कर्तव्य नहीं कि आप ऐसी हत्याओं को रोकें। आप कहेंगे कि सर इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात यह है कि ये जो डिस्कशन है ये महाभारत में हो रहा है। और कब हो रहा है? आज से कम 5,000 साल पहले, अगर 5-7 हज़ार साल पहले की कोई कहानी और उसमें ये इस तरह का डिस्कशन दिया हुआ है, इवन इफ इट्स अ स्टोरी एंड द राइटर इज डिस्कसिंग दिस थिंग, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो उस समय के लोग भी इतना सोच रहे थे। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और महारानी गंगा जब 7वें के बाद 8वें बच्चे को भी जब डाल रही होती है पानी में, तो शांतनु रोक लेते हैं कि बस बहुत हो गया। ठीक है, तो महारानी गंगा कहते हैं कि ठीक है आपने वचन तोड़ दिया, बाय बाय। पर जाने से पहले वो उनको बता के जाती हैं कि क्या वो कर रही थी। तो जो जैसा दिया हुआ है महाभारत में कि वो बताती हैं उनको कि ये एक्चुअली 8 वसु थे जिनको मैंने एक एक करके जन्म दिया है और वो श्रापित थे मृत्युलोक में जन्म लेने के लिए। तो उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेके उसे भोगना ना पड़े, इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। तो अहश, ध्रुव, सोम, धरा, अनिल, अनल और प्रत्युष, है ना, इनको तो मैंने बचा लिया और प्रभास को आपने बचा लिया या शायद फंसा दिया है मृत्युलोक में। तो ठीक है, फिर खैर यही प्रभास जो है आगे जाके, उस टाइम देवव्रत नाम होता है इनका, फिर आगे जाके भीष्म बनते हैं ये, है ना। तो सारी स्टोरी है। और हम ये क्यों पढ़ रहे थे? इसलिए क्योंकि आज का टॉपिक है इन्फेंटिसाइड। ठीक है, तो इन्फेंटिसाइड सिर्फ इंडिया में होता है क्या? नहीं, अगर आप देखो तो हिस्टोरिकली अगर आप जाके देखो तो मूवी है 300, उसको भी देखना आप, उसमें भी ऐसा लिखा, उसमें भी दिखाया गया है कि स्पार्टन्स जो थे वो बहुत ही पिक करते थे अपने बच्चों को। वो एक स्टेट का मैटर होता था, न कि फैमिली का। यानी बच्चा जब पैदा हुआ है तो एक कोई सुजान व्यक्ति है वो बच्चे को पूरा इंस्पेक्शन करेगा और उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, यानी कि वही बच्चे रखे जाएंगे जो आगे जाके अच्छे योद्धा बन सकें, बलशाली हों। ओके, ऐसे ही हमें इन्फेंटिसाइड का एक सीन और देखने में आता है चाइना में, नीनू करके। नीनू का मतलब होता है टू ड्रॉन द गर्ल। तो चाइना में ये प्रैक्टिस देखी जाती थी स्पेशली 19th सेंचुरी में, जब ये स्पेसिफिक इन्फेंटिसाइड है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है बेसिकली, है ना, कि फीमेल्स को इस तरह से डुबो दिया जाता था। मिडिल एज में भारत में भी ऐसी परंपराएं देखी गई हैं कि जब फीमेल्स को इस तरह से नदी में डाल के डिस्कार्ड कर देते थे, स्पेशली इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है, क्योंकि उस टाइम पे मिडिल एज में बहुत ज़्यादा आक्रमण होते थे, तो आक्रमणकारियों के कारण से तो रेप भी होते होंगे ऑब्वियसली। तो फिर कैसे क्या गेट रिड ऑफ करोगे आप उस बच्चे से, तो वो उनका तरीका था। तो और चाइल्ड सेक्रीफाइस, बच्चों की बलि देना, ये भी एक पॉइंट है। तो इन्फेंटिसाइड यहाँ पे भी इसमें आता ही है। तो आप कहोगे सर ठीक है सर, हो गई इतिहास में बातें, हम क्यों कर रहे हैं ये बातें? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी ये बातें होती रहती हैं। सी दिस न्यूज़। ये फ्रेंच नर्स है जिन्होंने अपने एक एक करके 8 न्यूबॉर्न्स को डिस्ट्रॉय किया।
ठीक है। वैसे ही आप देखो इंडिया की भी एक न्यू न्यूज़ है, मदर कन्विक्टेड फॉर इन्फेंटिसाइड, और अभी कल ही की एक न्यूज़ है, मॉम अक्यूज्ड ऑफ थ्रोइंग 6-year-old सन विथ डिसेबिलिटीज इनटू कैनाल टू बी ईटन बाय क्रोकोडाइल्स। सो इन्फेंटिसाइड या चाइल्ड होमिसाइड जो है वो बहुत ही अनकॉमन चीज़ नहीं है। हम्म? और ये आपका सिलेबस है, जो मैं इसको इजी कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो आज अभी हम ये ना ये टॉपिक कवर करेंगे, इन्फेंटिसाइड, फिटिसाइड, स्टिल बर्थ, इंट्रायूटराइन डेथ, लाइव बर्थ, वायबिलिटी ऑफ फीटस एंड हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट। एज डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस और ऑसिफिकेशन सेंटर थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसको अलग से डील करेंगे। और सिड्स, सिद्धार्थ वाला नहीं सिड्स सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, और मुंजाउनसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी एंड चाइल्ड अब्यूज, बीबीएस और एसबीएस, यानी कि बेटर बेबी सिंड्रोम और सेकंड बेबी सिंड्रोम, ये सब बाद में अलग से क्लास में कवर करूंगा इनको। ठीक है, चलो तो एक एक करके देखते हैं। चलो तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम रहेगा और ये वाई एक्सिस पे जो है ये बर्थ का टाइम दिखा रहा है, यानी इसके पहले इंट्रायूटराइन लाइफ रहेगी और इसके बाद में एक्स्ट्रा यूटराइन लाइफ रहेगी। और ये जो विड्थ है ये दिखा रही है लेबर प्रोसेस को। ठीक है, तो एक एक करके फटाफट फटाफट देखते जाते हैं। 8 वीक तक हम बोलते हैं एम्ब्रियो, उसके बाद हम बोलते हैं फीटस। 40 वीक की आपकी प्रेगनेंसी है, तो 8 वीक से 40 वीक तक का पीरियड जो है उसमें उसको हम कहेंगे फीटस। उसके बाद ये जो फीटस है इसकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क आता है 22 हफ्ते वाला, 22 वीक या 500 ग्राम। यहाँ पे जो फीटस है इसके पहले अगर फीटस की डेथ होती है तो उसे कहते हैं अबॉर्शन, इसके बाद होती है तो उसे कहते हैं इंट्रायूटराइन डेथ, आईयूडी या आईयूएफडी, इंट्रायूटराइन फीटल डेथ। ठीक है, आईयूसीडी से आईयूडी जो है इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से कंफ्यूज मत करना। ठीक है, आईयूडी इज या आईयूएफडी बोलो बेटर, आईयूएफडी इंट्रायूटराइन फीटल डेथ। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क और आता है 28 वीक का। 28 वीक मतलब 28 वीक एक ऐसा पॉइंट है जिसके पहले फीटस वायबल नहीं माना जाता, और 28 वीक एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद फीटस को वायबल माना जाता है। तो ये आपकी वायबिलिटी का टाइम आ गया 28 वीक का। अब 28 वीक और 40 वीक, अच्छा ये सारा हफ्तों में चल रहा है कैलकुलेशन, है ना? क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं। ठीक है, आपके जो सामान्य कैलेंडर मंथ हैं, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, साइंटिफिक नहीं है बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कभी महीने में 29 दिन है, कभी 28 दिन है, कभी 30-31, तो वो प्रॉपर कैलकुलेशन बैठता नहीं है। आप ऑप्स गाइन में जाओगे हमेशा आपको कैलकुलेशन वीक्स में ही मिलेंगे और वीक में ही याद भी रखने हैं। ठीक है, तो 40 वीक मतलब कितना हो गया? 7 दिन का एक हफ्ता, और ऐसे 40 हफ्ते, हर महीने में 4 हफ्ते, तो कितने हो गए? करो कैलकुलेट, 40 वीक से 4-4 के हिसाब से 10 महीने में 10 ल्यूनार मंथ की एक प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, और 28 वीक मतलब कितना हुआ? 7 चौक 28, 7 महीने, हर एक में 4-4 हफ्ते, 7 चौक 28। ठीक है, 28 वीक हो गए, तो 7 चौक 28 यानी कि 7 महीने, तो 7 मंथ जब हो जाएंगे, वो सतमासा, शायद इसीलिए सतमासा एक वर्ड यूज़ होता है, जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं कई बार उनको मैंने सुना है ऐसा कि सतमासा बोलती हैं हमारे यहाँ जो फीमेल्स हैं वो, तो इसीलिए शायद बोलती हैं, क्योंकि 28 वीक पे 7 महीने कंप्लीट हो रहे हैं तो वायबल हो गया फीटस, तो इसलिए उसके बाद फिर वो सर्वाइव कर सकता है, यानी कि माँ से सेपरेट होकर भी उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। कब? जब वो 28 हफ्ते पूरे कर ले तो। ठीक है, अब क्या होगा कि अब आप जाओगे पीडियाट्रिक में पोस्टिंग पे, नियोनेटल केयर में चले गए कहीं अपने यहाँ, तो वहाँ पे वो जो अपने पीडियाट्रिक वाले हैं वो आपको दिखाएंगे कि देखो ये बच्चा 22 हफ्ते का है, हमने इसको बचा रखा है। तो आप कहोगे फॉरेंसिक वाले साले झूठ बोलते हैं, बोल रहे थे 28 वीक वायबिलिटी का पीरियड होता है। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारा तरीका अलग है सोचने का। 28 वीक हमने किस हिसाब से बोला है आपको, जो पढ़ाया 28 वीक ये 28 वीक है नेचुरल कंडीशन में, यानी कि 28 हफ्ते के बाद में बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के भी बच्चा सर्वाइव कर सकता है, पर 28 के नीचे यू नीड मेडिकल असिस्टेंस टू सर्वाइव। ठीक है, ओके, अब एक वर्ड फीटिसाइड, जो अभी हमारे कोर्स में जो हम बेसिकली पढ़ना चाहते हैं, फीटिसाइड वर्ड का क्या मतलब हुआ? फीटस की हत्या। तो अब देखो यहाँ पे कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन रहा है, आप अब इसको समझो अगर आप, तो कि फीटिसाइड जो है वो कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हो सकता है। एक फीटिसाइड यहाँ होगा 22 हफ्ते के पहले, अबॉर्शन जैसे ही होगा। एक फीटिसाइड जो इधर हो रहा है, यानी कि 22 हफ्ते के बाद में हो रहा है, तो वो एक्चुअली जो फीटिसाइड है वो इस तरफ आ रहा है, इंट्रायूटराइन डेथ की तरफ आ रहा है। और अगर 28 वीक क्रॉस हो चुके हैं तो वो तो फिर किस में आ गया? वायबल फीटस है वो, वायबल फीटस की डेथ कॉज कर रहे हो आप। तो फीटिसाइड का कितना ग्रेविटी है फीटिसाइड की, वो डिसाइड होगी कि कितने हफ्ते पे फीटिसाइड हुआ है। ठीक है, इसको अभी और समझेंगे।
अब एक कॉन्सेप्ट है स्टिल बर्थ और लाइव बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है? स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि जब इन यूटेरा था, इन यूटेरो अंदर था तो जिंदा था, और बाहर निकला तो डेथ हो गई, ये होता है स्टिल बर्थ का मतलब। लाइव बोर्न वर्ड जो है वो इसलिए कि जब जिंदा हुआ तो, जब मतलब सॉरी, जब डिलीवरी हुई तो लाइव था, लेकिन स्टिल बर्थ मतलब कैसा होता है कि जब बाहर निकला जस्ट तो डेड ही था। इसका मतलब यहाँ पे जिंदा था, यहाँ जिंदा था, जिंदा था, जिंदा था, यहाँ तक आया जिंदा था, इस प्रोसेस में, लेबर की प्रोसेस में कहीं तो भी डेथ हो गई, और उसके बाद फिर यहाँ जब निकला तो डेड ही था। ठीक है। अब अगला वर्ड नियोनेट। वर्ड आप कहाँ यूज़ करते हैं? नियोनेट। नियोनेट हम कैसे यूज़ करते हैं? 28 दिन तक, 4 हफ्ते, 28 दिन तक हम बोलते हैं नियोनेट। इसमें भी 7 दिन तक बोलते हैं अर्ली नियोनेट, उसके बाद वाले को लेट नियोनेट। ठीक है। उसके बाद इन्फेंट। इन्फेंट वर्ड कब हम कब तक यूज़ करते हैं? 1 साल तक, है ना। और चाइल्ड तो पता ही है आपको, 18 साल तक। तो अगर अब मैं इसकी बात करूँ, यानी नियोनेट, इन्फेंट और चाइल्ड, और इनके आगे साइड लगा दूँ, तो नियोनेटिसाइड, इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड होमिसाइड बन जाएंगे। ठीक है। तो वैसे ही इसमें नियोनेटिसाइड कब होगा? 28 दिन में, या 1 साल में, और 18 साल में। ठीक है। तो सामान्यतः ऐसा होना चाहिए, और ठीक है ये एज सच कॉन्सेप्ट वाइज। लेकिन एक्चुअली नियोनेटिसाइड वर्ड जो है, उसकी अगर आप डेफिनेशन देखो नियोनेटिसाइड की, तो वहाँ पे कई जगह पे आपको 24 घंटे और कहीं पे 1 हफ्ता भी मिलता है। यानी कि नियोनेटिसाइड किसको बोल रहे हैं? अगर 1 हफ्ते के अंदर डेथ हो गई तो ये FBI की डेफिनेशन है, 1 हफ्ते वाली। और कुछ जुरिडिक्शंस जो है वहाँ पे 24 आवर्स भी दिया हुआ है टाइम, और उसका कुछ रीज़न है, उसका अपना एक रीज़न है, वो मैं क्लियर करता हूँ अभी, है ना। एक चीज़ उसके पहले बता देता हूँ क्लियर करने के पहले। जैसे फिलीसाइड, फिलीसाइड का क्या मतलब होता है? फिलीसाइड मतलब जिससे आपको प्यार है उसको मारना। तो फिलीसाइड वर्ड जो है उसका टाइम से रिलेशन नहीं है, उसका रिलेशन है मारने वाले और मरने वाले के रिलेशन से, है ना। तो यानी कि अगर कोई माँ बाप ही अपने बच्चे को मार डालें तो उसको कहते हैं फिलीसाइड, जो मैंने अभी बताया था, वो माँ ने अपने बच्चे को क्रोकोडाइल इन्फेस्टेड रिवर में फेंक दिया। उसके साथ ही एक और बताया था, जो उस लेडी ने अपने कंटिन्यूस 8 बच्चे जो हैं खुद ही किल किए। तो वो क्या हो रहा है वहाँ पे? फिलीसाइड हो रहा है, मेटरनल फिलीसाइड। वैसे ही पैटर्नल भी हो सकता है। ठीक है। तो फिलीसाइड, चाइल्ड होमिसाइड। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, चाइल्ड होमिसाइड बोलूँगा तो इसमें इन्फेंटिसाइड अपने आप कवर हो जाएगा, इन्फेंटिसाइड बोलूँगा तो नियोनेटिसाइड अपने आप कवर हो जाएगा, है ना। है ना। ऐसा नहीं है कि इन्फेंटिसाइड यहाँ से शुरू हुआ, वो सारे शुरुआत सबकी जीरो से ही है। ठीक है। अब लेकिन इसमें एक चीज़ जो है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझो। हमारे लिए जो फोरेंसिकली इंपॉर्टेंट है ना, वो ये वाला एरिया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो यहीं पे सारा सारा जो कुछ है ना गड़बड़, वो यहीं होनी है। अगर सोचो, एक फीटस है, एक सोचो, एक आपके पास में एक डेड बॉडी आती है, वो डेड बॉडी जो है वो 1 साल के बच्चे की है। ठीक है। या एक डेड बॉडी आती है जो कोई 10-12 वीक का फीटस है। अब 12 वीक का जो फीटस है, उसमें आपके सामने क्या क्वेश्चन है? क्या आपके सामने ये क्वेश्चन है कि ये जिंदा था या नहीं था, जिंदा पैदा हुआ था या नहीं हुआ था? ऑब्वियसली नहीं पैदा हुआ था, वायबल ही नहीं था। जब वायबल ही नहीं था तो जिंदा पैदा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। इवन अगर जैसे यहाँ पे वायबिलिटी ऑफ फिटस आ गई, तो यहाँ क्या स्थिति हो जाएगी कि यहाँ पे जो अब आपके पास एक डेड बॉडी आएगी जो 28 वीक से ज़्यादा की है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे होगा कि वो वायबल था वो फिटस, जैसे कोई 30 वीक का फिटस है, वो आपके सामने है। चलो एक एक करके से बता दो। देखो, एक एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपके सामने एक डेड बॉडी रखी हुई है, वो 30 वीक का फीटस है, और वो आपके सामने है, तो क्या वो स्टिल बोर्न हो सकता है? 30 वीक का फीटस, हाँ हो सकता है, क्योंकि वायबिलिटी तो आई गई थी और यहाँ से डिलीवरी हो ही सकती थी इसकी, तो हो गई। तो क्या वो स्टिल बर्थ हो सकता है? हो सकता है। क्या वो लाइव बर्थ हो सकता है? हो सकता है। तो आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि लाइव बर्थ है या स्टिल बर्थ है। अगर कोई बच्चा है जो बिल्कुल यहाँ पैदा हुआ और यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, यानी 2 ही घंटे हुए हैं उसको पैदा हुए, और उसको किसी ने मार डाला किसी भी तरीके से, तो या उसकी नेचुरली ही डेथ हो गई, तो क्या उसकी डेड बॉडी को देख के पता चल जाएगा क्या कि ये स्टिल बर्थ था या लाइव बर्थ था? समझ रहे हो आप बात को? इनकी डेड बॉडीज बिल्कुल सिमिलर होंगी। अच्छा, एक और ये चीज़ है, सपोज किसी की इस पॉइंट पे इंट्रायूटेराइन डेथ हो गई, ठीक है, 35 हफ्ते हो रखे थे और इंट्रायूटेराइन डेथ हो गई, तो इंट्रायूटेराइन डेथ हुई या यहाँ पे ड्यूरिंग इसके प्रोसेस के अंदर डेथ हुई या यहाँ पे डेथ हुई, इन तीनों पॉइंट्स पे उसकी डेथ होती है, तो डेड बॉडीज बिल्कुल एक जैसी होंगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा डेड बॉडीज में। मतलब कोई सिग्निफिकेंट ऐसा डिफरेंस नहीं होगा जिसको देख के स्ट्राइकिंगली आप आउटराइटली आप बता सको कि ये किस केस से मैं डील कर रहा हूँ, है ना। जैसे अब यहाँ पे ठीक है, अब जैसे इन्होंने बना दिया चाइल्ड होमिसाइड, अच्छी बात है। अगर एक 16 साल का बच्चा है उसको भी मारा किसी ने तो वो चाइल्ड होमिसाइड ही है,
है तो चाइल्ड होमिसाइड, पर वहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है ना। वहाँ का क्वेश्चन ये तो नहीं है कि ये जिंदा पैदा हुआ था या नहीं। ऑब्वियसली जिंदा पैदा हुआ था, तो ये 16 साल का हुआ है ना। और इधर अगर कोई 12 वीक का फीटस है तो वो कोई मतलब ही नहीं है उस पर इस बात को बहस करने का कि ये जिंदा पैदा हुआ था या नहीं हुआ था। तो हमारी जो सारी बहस आज की है ना वो इसी पे है, इस एरिया पे। ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों रहेंगे आपको क्लियर। नियोनेटिसाइड में क्या है, विदिन 24 आवर है। इन्फेंटिसाइड में 1 साल तक का बच्चा है। चाइल्ड होमिसाइड में तो चाइल्ड है 18 साल से छोटा। और फिलिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड। और ये जो मेजोरिटी ऑफ केसेस हैं एक्चुअली, यहाँ तक फिलिसाइड वैसे यहाँ तक जाता है, लेकिन मोस्टली 12 महीने के अंदर, और बल्कि और भी ज़्यादा, बिल्कुल मिनट्स या आवर्स में ही हो जाता है ये काम। ठीक है, कोई ठीक है। तो अब अपने लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी एज डिटर्मिनेशन करना फिटस का। वो मैंने बताई थी आपको कि वो मैं अलग से क्लास में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं मैटरनल फिलिसाइड को। इसको आप देखोगे तो देखो ये क्या है मैटरनल फिलिसाइड। ए वुमन विदाउट मेंटल इलनेस हाइड्स एन अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? ऐसी सोसाइटीज़ में जहाँ पे मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है ना। ऑब्वियसली यूएस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा क्या होगा कि देखा जाता है कॉमनली कि अनएम्प्लॉयड स्कूल गोइंग गर्ल्स है ना, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब प्रेगनेंसी हो गई, अब पेरेंट्स पे निर्भर करती हैं, बॉयफ्रेंड के साथ अब वो रिलेशन भी ख़त्म हो चुका है, तो करे क्या इस प्रेगनेंसी का? तो ठीक है, वो बच्चे को पैदा किया और मार दिया ताकि उसको उससे मुक्ति मिल जाए। एक ये स्टडी भी है जिसमें ये पाया इन्होंने भाई पाया कि जो इवन द रिवेंज अगेंस्ट द इन्फेंट्स फादर इज़ वन ऑफ द रीज़न कि क्यों मैटरनल फिलिसाइड होता है ना। और ऑब्वियसली अनवांटेड इन्फेंट्स है इसलिए हो गई वो तो। इसके अलावा भी कुछ साइकेट्रिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एक होता है बेबी ब्लू। अब बेबी ब्लू जो है ना वो कॉमनली देखा जाता है, मैंने भी देखा है कॉमनली, ये जो लेडीज़ हैं उनमें देखा जाता है जस्ट आफ्टर बर्थ, यानी कि न्यूली जो मदर है उनमें देखा जाता है। सो देर इज़ ए काइंड ऑफ स्ट्रेस, लो मूड, जिसमें कि भी क्योंकि नई जो कंडीशन है उसके साथ एडजस्ट करना। तो इट स्टार्ट्स विथ लाइक फ्यू डेज ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड 2 हफ्ते तक ये चलता है। और बहुत कॉमन है फीमेल्स में बेबी ब्लू। लेकिन बेबी ब्लू मोस्टली इस चीज़ का कारण नहीं होता है कि मैटरनल फिलिसाइड हो। ठीक है, दूसरी दो एंटाइटी और हैं, एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस। पोस्टपार्टम डिप्रेशन और साइकोसिस ये जो हैं ये, जैसे साइकोसिस का क्या है कि जो ऑलरेडी प्रीडिस्पोज पर्सन है उनमें ये ज़्यादा कॉमनली देखने में मिलता है। और एज सच देखो तो ये रेयर एंटाइटी, जैसे देख लो यहाँ पे एक 1,000 से भी, मतलब एक से भी कम केस पर 1,000 बर्थ का इसका वो है, इंसिडेंस रेशो है पोस्टपार्टम साइकोसिस का। और ये 7 to 19% में देखा जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो इन्हें कहीं ना कहीं एसोसिएट किया जाता है मैटरनल फिलिसाइड के कॉज के रूप में। हालांकि देर इज़ नो स्टडी जो ये कंक्लूसिवली प्रूव कर सके कि डिलीवरी के टाइम पे जो हार्मोनल चेंजेस हुए उनके कारण से क्लिनिकल लेवल मूड चेंज हुआ। पर फिर भी ये एक कारण माना जा सकता है मैटरनल फिलिसाइड का कि ड्यू टू दिस मूड चेंजेस शी किल्ड द बेबी। तो हमारा ये वाला जो कहानी वाला जो केस था इसमें भी क्या हो रहा है, एक्चुअली बेसिकली मैटरनल फिलिसाइड ही हो रहा है। हाँ, ऑल्दो द पर्पस वाज सम हायर पर्पस है ना, पर्पस हायर था वहाँ पे, वो साइकेट्रिक केस नहीं है। ठीक है, अब अगर इंडियन लॉ में आप देखो तो इन्फेंटिसाइड एज सच इन्फेंटिसाइड के नाम से नहीं मिलता है। पर अगर आप देखें अभी बीएनएस का सेक्शन 91, तो क्या कह रहा है बीएनएस सेक्शन 91? एक्ट डन विथ इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज टू डाई आफ्टर बर्थ। ऐसा कोई भी इंटेंशन, ऐसा कोई भी एक्ट जिसका इंटेंशन क्या हो कि चाइल्ड पैदा ही ना हो पाए या फिर पैदा होते ही मर जाए, तो वो किस में कवर होगा? सेक्शन 91 में। BNS 92 क्या है? कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पे भी एक वही बच्चे से रिलेटेड, जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ उसके उससे रिलेटेड सेक्शन है ये, है ना। अभी मैं इन सेक्शन से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज हमारे पास उतना टाइम नहीं है, आज की क्लास हमारा थोड़ा फोकस डिफरेंट है। बट आपको एक प्रिलिमिनरी नॉलेज दे रहा हूँ, फिर इनको सेक्शंस को भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही हमारा सेक्शन 93 क्या कहता है? एक्सपोजर एंड अबेंडमेंट ऑफ चाइल्ड लेस देन 12 ईयर ऑफ एज। तो ये भी इन्फेंट के ऊपर लगेगा ही, है ना। जो भी ये किसके लिए? पेरेंट्स या पर्सन जिनको केयर थी उन्होंने ही एक्सपोज और अबेंडमेंट किया। ठीक है,
वन मोर 94 क्या कह रहा है, कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। तो कोई इन्फेंट की डेथ हुई और उसकी बॉडी को अगर आपने सीक्रेटली डिस्पोज कर दिया तो दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 94 ऑफ बीएनएस। ठीक है, एक इस सेक्शन को आराम से पढ़ो, स्लाइड को पॉज करके। सेक्शन 100 बीएनएस कल्पेबल होमिसाइड का एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव बर्थ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि लाइव बर्थ को क्रिमिनल लॉ किस तरह से देखता है। तो इसको पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि वैसे तो किसी चाइल्ड की अगर डेथ कॉज होती है इनसाइड द वूम तो उसे कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाता है। लेकिन अगर उस बच्चे का कोई भी पार्ट बाहर आ चुका था दुनिया में, ठीक है, भले उसने बाहर आके सांस नहीं ली हो, पूरी तरह से पूरा बच्चा बाहर निकला जरूरी नहीं होता, एक पार्ट भी बाहर निकल गया और उस बच्चे ने भले बाहर आके सांस भी नहीं ली हो फिर, तो भी उसको वो जो एक्ट है वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है और उसका मर्डर होता है तो उसे, या उसकी हत्या हो जाती है, उसका होमिसाइड होता है, तो वो एक ही होमिसाइड माना जाएगा, दो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उस बच्चे का कोई भी पार्ट बाहर आ चुका है ना, और तब ऐसा होता है तो फिर वो दो होमिसाइड माने जाएंगे। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे अभी आगे दूसरे सेक्शन से तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, जो सेक्शन 100 बीएनएस कल्पेबल होमिसाइड का एक्सप्लेनेशन 3 है उसको सेक्शन 92 के साथ कंपेयर करो जो अभी बताया था, कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। तो इसका जब आप इल्यूस्ट्रेशन पढ़ते हो तो वो आपको क्या बताता है कि ए ने क्या किया नोइंगली कि ही इज़ लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमन, उसने कुछ ऐसा किया जिससे कि उसकी डेथ हो जाए वुमन की, लेकिन उस वुमन की कोई इंजरी तो हुई लेकिन वुमन को की डेथ नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर जो पेट में बच्चा था उसकी डेथ हो गई। तो इस ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर क्या क्या लगेगा, सेक्शन 92 लगेगा बीएनएस का, कि आपने क्या किया है, कॉज किया है डेथ ऑफ ए क्विक अनबोर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। इसमें भी 10 साल की सजा है। अब यही लाइव बर्थ जो अभी हमने क्रिमिनल लॉ में देखी, वही जो लाइव बर्थ है उसको रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में भी डिफाइन किया गया है, लेकिन ये सिविल लॉ है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसमें जब कंप्लीटली बोर्न हो जाता है तभी माना जाता है। इसको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ इस स्लाइड को, मतलब इस लाइव बर्थ का जो कॉन्सेप्ट है सिविल वाला इसको। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 22 ऑफ बीएनएस, दैट इज एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, एज सच इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसेन वाला जो है। तो अब जब मेटरनल फिलिसाइड का केस होगा, तो जैसा मैंने बताया कि इंडिया में इन्फेंटिसाइड का कोई एज सच अलग से कानून है नहीं, तो अगर मेटरनल फिलिसाइड हुआ तो उसकी क्या सजा होगी, क्या उसकी सजा अलग से होगी, वैसा कोई प्रावधान है नहीं। यानी होमिसाइड होमिसाइड है, किसी भी तरह से हो, किसी ने भी किया हो, वो होमिसाइड है। अब यानी कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर की अगर हम बात करें तो वो जैसा है वैसा ही है, उसके अलावा कोई और एंटाइटी है नहीं। लेकिन मेटरनल फिलिसाइड के केस में ये जो सेक्शन है ये एक प्ली की तरह काम कर सकता है, वो इसकी डिफेंस की तरह काम कर सकता है फॉर दैट वुमन हु वॉज इन ए स्टेट ऑफ अनसाउंड माइंड। देखो क्या कह रहा है ऑफेंस कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड is incapable of knowing the nature of act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। तो अब अगर मैटरनल फिलिसाइड हुआ और वहां पे फीमेल ने ये प्ली रखी है ना, और उसको इसका सपोर्ट मिल गया कि हाँ भाई उसकी कंडीशन साइकेट्रिक कंडीशन वैसी नहीं थी कि वो समझ सके कि वो क्या कर रही है, या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड प्रूव हो गई, तो फिर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी कम हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अब अगर आपके पास में एक डेड बॉडी लाई जाती है इन्फेंट की, दैट इज इन्फेंटिसाइड की एलिगेशन के साथ में एक बॉडी आपके पास आती है, तो ऐसे में आपने क्या क्या करना होता है। तो देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑटोप्सी में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो वो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है तो वही रहने वाले हैं। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि इन्फेंट के केस में आपके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव होंगे आपके, जैसे ये पता करना कि चाइल्ड जो है वो स्टिल बोर्न था या डेड बोर्न था। क्यों, अगर स्टिल बोर्न था तो उसकी डेथ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। हो सकता है ऐसा कि उसकी डेथ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। डेड बोर्न मतलब जो इंटरव्यूटाइन डेथ हो चुकी थी, तो इंटरव्यूटाइन डेथ हो चुकी थी तो उसको किसी ने मारा तो है नहीं बाहर निकलने के बाद में, तो अंदर ही डेथ हो गई थी। हाँ, अंदर ही किसी ने मारा हो तो अलग बात है, वो फिर उसको उस हिसाब से देख सकते हैं, केस टू केस चीज़ें चलेंगी। बट आपका दिमाग में क्या होना चाहिए कि मुझे पहले इस्टेब्लिश करना है कि ये स्टिल बोर्न या डेड बोर्न तो नहीं है जो फीटस की डेड बॉडी मेरे सामने है। क्या इस चाइल्ड ने वायबिलिटी अटेंड कर ली थी, क्या ये चाइल्ड अलाइव पैदा हुआ था, है ना। अब देखो दोनों चीज़ें, अलाइव हुआ और वायबल नहीं था तो उसने मरना ही था,
थोड़ी देर में, वायबिलिटी भी अटेंड कर ली और अलाइव भी पैदा हुआ, तो फिर इसका मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसको या तो किसी ने मारा है, वायबल फीटस लाइव पैदा हो गया और फिर उसकी डेथ हुई है, तो नेचुरल डेथ हो सकती है, अननेचुरल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसी ने उसको मारा हो, ये हो सकता है, एक्ट ऑफ कमीशन हो सकता है, एक्ट ऑफ ओमिशन हो सकता है। तो इसलिए वो चीज़ देखना, कॉज ऑफ डेथ पता करना कि इस पर्टिकुलर केस का कॉज ऑफ डेथ क्या है, और अगर मदर आइडेंटिफाई हो जाए तो मैं उसमें मदद मिल जाए, कुछ डीएनए सैंपल उठाना तो वो उठा लो। इसके अलावा ये भी एक चीज़ है कि ये हालांकि यूजुअली ऐसा कोई होता नहीं है कि मदर को कोई लेके आया जाए आपके पास इन्फेंटिसाइड के साथ में, पर अगर ऐसा कभी आ जाए तो ये भी देखना कि ठीक है मदर में साइन ऑफ रिसेंट डिलीवरी है, तो हो सकता है इसी ने पैदा किया है, और मेंटल स्टेटस कैसा है उसका, वो हो सकता है एक चीज़ आपको एग्जामिन करने को पड़े। पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने एक बार एक वर्ड बोला था SADS, दैट इज सडन एंटेनेटल डेथ सिंड्रोम। मैंने बोला था कि सैड्स क्या होता है तो ये है सैड्स, सडन एंटेनेटल डेथ सिंड्रोम। किसको बोलते हैं? स्टिल बर्थ को ही सैड्स कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है WHO की डेफिनेशन है ये कि जो स्टिल बर्थ है वो कब वर्ड यूज़ करना चाहिए? जब वो बोर्न हुआ हो 28 वीक प्रेगनेंसी के हो गए हों, यानी वही आपका वायबिलिटी का पीरियड क्रॉस हो चुका है, तो स्टिल बर्थ वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन कि उसने ब्रीद नहीं किया हो या कोई साइन शो नहीं किया लाइफ का, ठीक है। एनी टाइम आफ्टर बीइंग कंप्लीटली बोर्न, तो पूरा बोर्न होने के बाद में कोई साइन नहीं था लाइफ का, एंड 28 वीक पूरे हो चुके थे। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 पॉइंट लिख लो इसको अच्छे से, इन ये पूरे होंगे तो वो स्टिल बर्थ कहलाएगा। ऐसा स्टिल बर्थ जो कैसा होता है? अलाइव इन यूटेरो डाइड ड्यूरिंग लेबर, जैसा मैंने बताया था, अंदर था तब तक जिंदा था, जब वो जो विड्थ थी अपनी एरो की उसमें से गुजरते हुए लेबर के दौरान उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ये आप गायनी में जाओगे तो और डिटेल में पढ़ोगे इन सबको, है ना। चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी थी, इन्फेक्शन हो गया प्रेगनेंसी में, कुछ मेटरनल डिसऑर्डर, ये सारे सारे नेचुरल कॉजेज हैं स्टिल बर्थ के। वो आप सारे इसको पढ़ लो एक बार, ये सारे आप उधर पढ़ोगे ही वापस गायनी में जाके। अब एक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डेड बोर्न, कि जब डेड बॉडी आपके पास आती है, देखो जब डेड बॉडीज आती है ना, तो किस तरह से लाई जाती है डेड बॉडीज इन्फेंटिसाइड की, क्या लगता है तुम्हें? यूजुअली ऐसा होता है कि कचरे के ढेर में, कहीं पॉलीथीन में, किसी इंसान को, किसी जिम्मेदार नागरिक को ऐसा लगता है कि ये तो कोई इंसान का बच्चा पड़ा हुआ है कचरे में, ठीक है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, फिर वो पुलिस वो डेड बॉडी हमारे पास लेके आ जाती है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली डेड तो है ही वो, और उसके अंदर पोस्टमार्टम चेंजेस भी होंगे, लेकिन वो पोस्टमार्टम चेंजेस इंट्रायूटाइन पोस्टमार्टम चेंजेस हैं या एक्स्ट्रायूटाइन पोस्टमार्टम चेंजेस हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो डेड बर्थ हम कब बोलते हैं? जब किसी फीटस की डेथ हो जाए इन यूटेरो और उसमें कोई भी ये साइन दिख रहे हो, कौन कौन से? मैसरेशन, राइगर मोर्टिस, प्यूट्रिफिकेशन, एडिपोसियर या मम्मिफिकेशन। अब ये कब कब कैसे होते हैं वो बताता जाता हूँ। देखो मैसरेशन आपसे पूछा जाएगा, मैसरेशन पर शॉर्ट नोट आएगा, अभी बता रहा हूँ। तो मैसरेशन जब पूछा जाएगा तो आपने क्या बोलना है? मैसरेशन इज द साइन ऑफ डेड बर्थ या इंटरयूटेराइन डेथ, ठीक है। ये क्यों होता है? तो बोलना इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टिश्यू डिजनरेशन बिगिन एज सुन एज अनडिलीवर्ड इन्फेंट डाई। तो मतलब जैसे ही अंदर डेथ होती है उसकी, तो वो डिजनरेशन, वो तो डिकम्पोजिशन या डिजनरेशन जो भी बोल लो उसको, वो शुरू हो जाता है अंदर। डिजनरेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टेराइल इन्वायरमेंट है। तो ये जो मैसरेशन है इसकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? ये होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ऑटोलाइटिक एंजाइम्स, एंड ये होता है इन स्टेराइल इन्वायरमेंट, और इसीलिए इसके चेंजेस जो है थोड़े से डिफरेंट होते हैं जो हमारी नॉर्मल पोस्टमार्टम चेंजेस है उनसे। इसके अलावा आप देखो तो जो आपका राइगर मोर्टिस है वो एज यूजुअल उसमें भी डेवलप होता है। प्यूट्रिफिकेशन हो जाएगा अगर एयर इंटर कर गई। अब लिकर एमनाई में देखो ये तीनों चेंजेस लिकर एमनाई से रिलेटेड है। अगर लिकर एमनाई में एयर इंटर कर गई तो प्यूट्रिफिकेशन हो जाएगा। लिकर एमनाई सफिशेंट अमाउंट में रहा तो एडिपोसियर डेवलप होगा। लिकर एमनाई कम पड़ गया तो मम्मिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 वर्ड एज इट इज़ लिख देना साथ में, जब भी डेड बर्थ के ऊपर या डाइड इन यूटेरो के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। मैसरेशन के कुछ टाइप्स बता देता हूँ आपको, ग्रेडिंग बता देता हूँ। स्लाइट, माइल्ड, मॉडरेट, एडवांस, कैसा भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो इंट्रायूटेराइन डेथ हुई तो इंट्रायूटेराइन डेथ कब हुई? ऐसा तो नहीं है कि जस्ट डिलीवरी के एक ही दिन पहले हुई, कई बार हो सकता है कि हफ्ता 2 हफ्ता हो चुका हो, है ना। यानी कि इन्फेंट की डेथ हो गई, कई बार मदर को पता भी नहीं चलता कि इन्फेंट की डेथ हो चुकी है अंदर। तो जब ऐसी डेड बॉडी आपके पास आती है तो उसमें अलग अलग मतलब वेरियस लेवल ऑफ हो सकते हैं ना चेंजेस, कि जस्ट अभी डेथ हुई थी और थोड़ी देर बाद डिलीवरी भी हो गई, एक ही दिन हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं मिला। एक दिन तो फिर भी ज़्यादा हो जाता है, एक दिन में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं मतलब। पर फिर भी जितना ज़्यादा टाइम बीतता जाएगा उतने ज़्यादा मैसरेशन के चेंजेस बढ़ते जाएंगे। तो वैसे ही हमें इससे ये पता चल जाता है कि कितना टाइम हो चुका है डेथ को हुए।
तो जैसे स्लाइड चेंजेस हैं, थोड़ा बहुत स्किन स्लिपेज है, थोड़े बहुत कहीं बुला आ गए हैं, है ना, लेकिन कोई डिन्यूडेशन नहीं है। जैसे इस वाले में कोई चेंजेस नहीं है, इस वाले में थोड़ा सा स्क्रोटम के कहीं पे इधर उधर थोड़ा थोड़ा सा स्किन स्लिपेज है ना। यहाँ पे यही चीज़ फोकल डिन्यूडेशन हो रहा है, कहीं कहीं पे हो गया है, लेकिन और कोई चेंजेस नहीं है। इस वाले में क्या हो रहा है कि जनरलाइज्ड स्किन डिन्यूडेशन दिख रहा है, लेकिन कॉम्प्रेसिव चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे क्या हुआ है, ममिफिकेशन ही हो गया है, कॉम्प्रेसिव चेंजेस भी दिखने लग गए हैं। इसके अलावा ये भी एक चीज़ है, जैसे मैंने अभी कहा, अब स्किन डिस्क्वेमेशन जो है वो मोर देन और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो 6 से 12 घंटे हो चुके हैं आईयूडी को हुए। वहीं 24 घंटे में कितना हो जाएगा, डिस्क्वेमेशन जनरलाइज तक पहुंच जाएगा, तो जो अभी हमने देखा इधर अभी उतने में 24 घंटे में हो जाएगा, और ममिफिकेशन 2 हफ्ते में लग जाएंगे। जो पहला वाला हमने देखा था उसमें करीब 12 घंटे, उसके बाद कंप्लीट जनरलाइज डिन्यूडेशन जहाँ हो गया वो 24 घंटे तक में, और उसके बाद वाले में ममिफिकेशन में 2 हफ्ते तक लग जाएंगे। तो इसको पढ़ के थोड़ा बहुत देख लो, अगर याद रख सकते हो तो वेल इन गुड है। सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से मोटा मोटा याद रख लेना, वही बहुत रहेगा। ठीक है। अब हाँ, इंट्रायूटेराइन डेथ के का डायग्नोसिस कैसे होता है। तो इंट्रायूटेराइन डेथ का डायग्नोसिस के लिए जब हम आते हैं तो एक तो सबसे पहले सिम्टम ही है, मदर को ही पता चल जाता है कि शायद कुछ गड़बड़ है। यूजुअली इसी कंप्लेन के साथ फीमेल्स आती हैं कि मुझे जो पहले मोमेंट फील हो रहे थे वो नहीं हो रहे हैं अब, और जो प्रेगनेंसी पहले आगे बढ़ती हुई दिख रही थी वो अब पीछे की तरफ जा रही है। इतनी कंप्लेन तो माँ को भी समझ में आ जाती है, और आप उसको रेगुलरली देख रहे हो तो सेम चीज़ें आपको भी देखने में आ जाएंगी कि अब वो जो पॉजिटिव चेंजेस थे वो रिट्रोग्रेस हो रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जब आप पर एब्डोमेन एग्जामिन करोगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको भी समझ में आएंगी, जैसे ब्रेक्सटन ही कॉन्ट्रैक्शन जो पहले हो रहे थे वो अब नहीं होंगे, फिटल मूवमेंट जो फील हो रही थी नहीं होंगी। डॉपलर अल्ट्रासाउंड लगा दो और देख लो फिटल हार्ट साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो पता चल गया कि भैया तो डेथ हो चुकी है। लेटली एक शेल क्रैकिंग भी फील हो जाती है, क्योंकि वो बोन्स ओवरलैप करने लगती है, तो वो भी पाल्पेशन में कुछ कुछ पता चल जाता है। ठीक है। इसका जो डायग्नोसिस है सबसे पहले आपको मिलेगा यूएसजी पे मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको 10 मिनट तक यूएसजी करनी है, और केयरफुली 10 मिनट तक ऑब्जर्व किया, उसके बाद भी कोई फीटल मूवमेंट कोई कार्डियक मूवमेंट नहीं आ रही है, मतलब डेथ एक्चुअली हो चुकी है। ओके। उसके अलावा कुछ साइन ऐसे हैं जो बहुत फेमस हो चुके हैं, तो आप लोगों को पता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे वर्ड्स के नाम पे लोगों को कुछ भी बच्चों को रटाना, बट क्योंकि है तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, स्पेशली ये स्पाल्डिंग साइन। तो स्पाल्डिंग साइन क्या होता है, देखो जो इसका लेना, अब क्या हो रहा है, अंदर जो ब्रेन है वो लिक्विफाई होना शुरू हो गया है डिजेनरेटिव चेंजेस में, और इनको जो कहीं ना कहीं जो लिगामेंट्स और जो जिन्होंने अटैच करके रखा हुआ था बोन्स को, वो भी अब ढीले पड़ रहे हैं, तो बोन्स कैसी होंगी, ऐसी ओवरलैप करेंगे एक दूसरे पे, और ये ओवरलैपिंग आपको एक्सरे पे दिखाई दे जाती है। ठीक है। एक स्ट्रेट एक्सरे करेंगे एब्डोमेन का तो उसमें दिख जाएगी। अब आजकल एक्सरे करते नहीं है तो सोनोग्राफी में दिख जाएगी। ठीक है। तो ये अबाउट कुछ जगह पे 2 दिन दिया है, कुछ जगह पे 7 दिन भी दिया हुआ है, तो 2 to 7 डेज के अबाउट ये चीज़ आपको स्पाल्डिंग साइन देखने को मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा रॉबर्ट साइन भी है, और ये ड्यूअल हेलो साइन भी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट साइन है हाइपर फ्लेक्शन ऑफ स्पाइन और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। तो जो फिटस पहले, फिटस कैसा रहता है अंदर पेट में, ऐसे ऐसा रहता है, अब यहाँ पे क्या होगा, नेक जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में चली जाएगी, और जो इधर स्पाइन था वो और फ्लेक्स हो जाएगा। दैट इज ये, तो ये 3 चीज़ें कम से कम याद रख लेना। ठीक है। और उसके अलावा कुछ इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हैं, याद रखो तो रख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। हम तो आपसे ये पूछने वाले हैं क्वेश्चन कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन स्टिल बर्थ एंड डेड बोर्न। ठीक है। सर मैं कैसे लिखूंगा सर, अरे स्टिल बर्थ में क्या होता है बेटा, स्टिल बर्थ तो अंदर तो जिंदा ही था ना, तो जब वो पैदा होगा तो कैसा होगा, फ्रेश बेबी जैसा ही दिखेगा। वो तो प्रोसेस के दौरान डेथ हो गई, अंदर तक सब ठीक था। ठीक है। चलो, अब लाइव बर्थ का मैंने कहा था अभी कि लाइव बर्थ की डेफिनेशन देखो, लाइव बर्थ की डेफिनेशन ये है, यहाँ से यहाँ तक दे रखी है, और इसको मैंने आपके लिए ऐसे तोड़ दिया है। तो आप लाइव बर्थ को ऐसे याद रख लेंगे कि लाइव बर्थ का क्या मीनिंग है, कंप्लीट एक्सपल्शन फ्रॉम इट्स मदर ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ब्रीथ और शो एनी अदर एविडेंस ऑफ लाइफ। ये डेफिनेशन आपने लिखनी लाइव बर्थ की एग्जाम में, तो हो जाएगा काम। 4 पॉइंट खट 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 याद रखने में भी ईजी है ना। और ये जो है एनी अदर एविडेंस ऑफ लाइफ का क्या मतलब, अरे भाई वो रोया, उसने कुछ मूवमेंट की, कुछ तो बॉडी मूवमेंट की होगी, तो वही क्या है, उसका एविडेंस ऑफ लाइफ है। ठीक है। और इसका एक, अगर ये कभी भी एग्जाम में आता है लाइव बर्थ का, तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, सिविल डेफिनेशन है, और इसके साथ जोड़ देनी है ये क्रिमिनल वाली बात
कि क्रिमिनल लॉ में ऐसा है, ठीक है। कैसा है कि कोई पार्ट भी अगर बाहर निकल गया बच्चे का तो वहाँ पे उसको वो लाइव बर्थ मान लेते हैं क्रिमिनल केसेस में। बट फॉर सिविल केसेस इट शुड बी ए कंप्लीट एक्सपल्शन, और कंप्लीट एक्सपल्शन के बाद उसने ब्रीथ करना चाहिए या साइन ऑफ लाइफ दिखना चाहिए, क्राई करे, मूवमेंट करे, ठीक है, तो ही उसे लाइव बर्थ माना जाता है। ओके, एक और चीज़ देख लेते हैं, वायबिलिटी ऑफ फिटस जो है। वायबिलिटी ऑफ फिटस मैंने कहा वो थोड़ा सा अलग से एक बार बताऊंगा जब उसको डिस्कस करेंगे सारा। अभी थोड़ा सा ये देख, एक थोड़ा सा बस एक आइडिया दे रहा हूँ, ये रटने मत बैठना है ना, ये डाटा आपको सिर्फ मैंने दिखाने के लिए इकट्ठे किए हैं कि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चे का वजन बढ़ता है, उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते जाते हैं, है ना। जैसे 1500 ग्राम का बच्चा है तो 95% चांस है कि सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। 30 वीक का हो चुका है तो 90% चांस है कि वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन वहीं देखो अभी 23 वीक का है तो लेस देन 3% चांस है कि वो सर्वाइव कर पाएगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? ये 28 वीक में क्या जादू है ऐसा कि 28 वीक को यहाँ रखा गया है बीच में? वो इसलिए है क्योंकि 28 वीक वो टाइम है जब सर्फेक्टेंट बनते हैं लंग्स में, है ना। सर्फेक्टेंट बनते हैं, अरे आगे चला गया, चलो कोई नहीं। सर्फेक्टेंट बनते हैं लंग में, तो उसमें क्या होता है, सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है, तो उसी कारण से एल्वेलाई फूल पाती है और उसके अंदर एयर भर पाती है। सर्फेक्टेंट नहीं होगा, सर्फेक्टेंट कम पड़ जाएगा तो क्या होगा, इन्फेंट इमेच्योर होगा, लंग इमेच्योर होंगे, लंग इमेच्योर होंगे तो क्या होगा, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। वो सब कुछ आपको आगे गायनी वाले और पीडियाट्रिक वाले बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं लाइव बर्थ पे। लाइव बर्थ के क्या साइन होते हैं? तो लाइव बर्थ के जो साइन है वो क्या होंगे सर? लाइव बर्थ के साइन तो अभी आपने बताया ना, लाइव बर्थ हुआ तो वो मूवमेंट कर रहा था और क्राई कर रहा था। साइन ऑफ लाइव बर्थ मैं पूछ रहा हूँ, एक डेड बॉडी आपके सामने है वो जिंदा पैदा हुई थी कैसा, वो बताओ साइन ऑफ लाइव बर्थ। उसमें क्या है साइन ऑफ लाइव बर्थ? मूवमेंट की थी नहीं की थी, वो डेड बॉडी में तो दिखना है नहीं। सांस ले रहा नहीं ले रहा वो तो डेड बॉडी में, क्राई कर रहा था नहीं कर रहा था, वो डेड बॉडी में तो नहीं दिखना है। जब आपके सामने डेड बॉडी है ना, उसमें तो नहीं दिखेगा ना ये सब, तो उसमें क्या दिखेगा? उसमें उसने जो किया उसके इफेक्ट दिखेंगे। तो ऐसा क्या करता है इन्फेंट? इन्फेंट सांस लेता है, तो सांस लेता है तो क्या होगा, जो लंग्स जब तक बॉडी के अंदर थे, बॉडी के अंदर थे मतलब सॉरी फीमेल के अंदर थे, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर थे, माँ के अंदर जब वो था तो उसके लंग्स कैसे थे? उसके लंग्स वैसे ही थे जैसा उसका लीवर था। लेकिन जैसे ही वो आउटर वर्ल्ड में आया और उसने सांस ली, तो जैसे ही पहली सांस अंदर गई और लंग्स में हवा भर गई, तो लंग्स कैसे हो गए, स्पंजी हो गए। और लंग्स स्पंज हुए, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो उसके कारण चेस्ट का वॉल्यूम भी बढ़ा। तो आपको कहाँ कहाँ पे चेंजेस दिखेंगे? आपको चेंजेस दिखेंगे चेस्ट में, आपको पोजिशन ऑफ डायफ्राम में, लंग्स में, और उसके अलावा स्टमक और इंटेस्टाइन में, मिडिल ईयर में, और दूसरे साइन मिलेंगे। तो इनको एक एक करके फटाफट फटाफट देखते जाते हैं, ठीक है। तो पहला, शेप ऑफ चेस्ट। शेप ऑफ चेस्ट कैसा होगा? जब ब्रीथ नहीं किया है तो शेप ऑफ चेस्ट, चेस्ट फ्लैट होगा और उसका सर्कमफ्रेंस एब्डोमेन से कम होगा। लेकिन जैसे ही सांस ली तो चेस्ट एक्सपांड हो जाएगा और अब उसका डायमीटर थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा था जब भी किसी इन्फेंट की पोस्टमार्टम कर रहे हो तो सारे पैरामीटर बहुत शांति से आराम से नोट करने हैं, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ में। दूसरा एक पॉइंट है पोजिशन ऑफ डायफ्राम। पोजिशन ऑफ डायफ्राम 4th to 5th रिप पे होती है बिफोर ब्रीदिंग। ब्रीथ करोगे तो वो डायफ्राम थोड़ा नीचे आएगा तो 6ठे 7वें रिप पे आ जाएगा। ये देखना बहुत मुश्किल होता है और इसको देखने का तरीका होता है कि आपने पहले एब्डोमेन ओपन करना है। ये वैसे ही है जैसे हम कहते हैं ना, हैंगिंग के टाइम पे क्या करते थे, नेक सबसे लास्ट में डिसेक्ट करते हैं ताकि ब्लडलेस हो जाए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एब्डोमेन पहले ओपन कर रहे हैं ताकि हमें डायफ्राम की पोजीशन दिख सके। अगर चेस्ट पहले खोल दिया तो मिस कर जाओगे आप उस चीज़ को, ठीक है। फिर लंग्स में क्या चेंजेस आते हैं? अरे बाप रे सर, 15 चेंजेस। आराम से एक एक करके पढ़ते हैं, बहुत आसान चेंजेस हैं, यूँ याद हो जाएंगे। देखो सोच के देखो बस। सबसे पहले कैसा था, लंग एकदम सॉलिड था तो उसका कलर कैसा था, यूनिफॉर्मली रेडिश ब्राउन था। अब उसमें हवा भर रही है तो वो कैसा मोजेक पैटर्न बन जाएगा। आप अगर ऑटोप्सी में आते हो, मेरे साथ देखा है आपने, नॉर्मली जब हम एडल्ट्स के लंग देखते हैं तो कैसे होता है, उनका कलर यूनिफॉर्म होता है या थोड़ा सा मोजेक सा होता है, मोजेक सा होता है। तो वैसा मोटल्ड अपीयरेंस आ जाएगा अगर उसने सांस लिया है तो। एक दूसरा, वॉल्यूम, ऑब्वियसली वॉल्यूम कम होता है। अभी आपने फिटल ऑटोप्सी देखी नहीं है, मेरे पास अभी फोटोग्राफ भी नहीं था इसमें डालने के लिए, पर कभी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। जो फीटस के लंग होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से और साइड में रखे हुए होते हैं, और जैसे ही आप सांस लेते हो तो थोड़े फूल के वो आ जाते हैं ऊपर, लंग हार्ट को कवर तक करने लगते हैं, ठीक है। फिर सरफेस स्मूथ होगी या अनइवन हो जाएगी आफ्टर ब्रीथ लेने के बाद में, और मार्जिन शार्प। अब इसको भी मैं वैसे वो नहीं कर पाऊंगा, पर जब आप
उस जैसे लीवर को देखते हो तो लीवर की मार्जिन्स कैसी होती हैं, कंपेरेटिवली शार्प होती हैं, और लंग्स की थोड़ी राउंडेड बॉर्डर्स होती हैं, तो वैसा हो जाएगा, वो चेंजेस आ जाएगा। लोअर, ये तो हो ही गया, लोअर मोस्ट मार्जिन 4 से 5 से 6 से 7 पे आ जाएगी, 4 5 6 7 करके याद रख लेना इसको, 4 5 6 7, है ना। कंसिस्टेंसी जैसे मैंने कहा लीवर जैसी होती है, बाद में क्रेपिटेंट हो जाएगा, नहीं दबा के देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे इसके अंदर हवा भरी है, स्पंज जैसा फीलिंग आती है वो स्पंज की। ब्लड पहले कम होगा ऑब्वियसली, बाद में बढ़ जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए तो ब्लड ने अंदर आना था तो आ गया अंदर। फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेट ऑफ बोथ लंग 35 ग्राम फिर 70 ग्राम, तो ये वजन क्यों बढ़ा, अंदर हवा भरी ब्लड भी भरा है अंदर लंग्स के, है ना, जो अब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जो ब्लड आ रहा है वो भर गया है, तो उसके कारण से वेट जो है लंग्स का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी वेट का जो है वो कैसा होगा, पहले 1/70 था, अब 1/35 हो गया, मतलब ये भी डबल हो गया। आप ऐसे बोल लो या ऐसे बोल लो एक ही बात है वो, ठीक है, याद रखना भी आसान है, 35 70 70 35, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है, देखो ये मैंने इसको जानबूझ के थोड़ा ऐसे लिखा है कि तुम्हें ऐसा दिखे जैसे 10 40 और 9 40, है ना। किताबों में कुछ कुछ अजीब अजीब सा दिया है, ये तुम्हारे याद कर रखने के लिए मैंने ऐसा डाटा जानबूझ के लिया, 10 40 9 40। 10 40 मतलब एक्चुअली 1.04 लिखा है ना ये, तो 1.04 तो पानी से थोड़ी सी ज़्यादा थी तो डूब जाएगा, यहाँ पानी से कम हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी तो ये तैरेगा, बस सिंपल। प्लूरा लूज और रिंकल थी, वो टॉट और स्ट्रेच हो गई, ठीक है। ओजिंग ऑफ ब्लड, अब जैसे अगर आप लंग्स को दबा के देखते हो ना तो ऐसा फ्रोदी, बहुत फ्रोदी ब्लड निकलता है अंदर से, वो ब्लड के अंदर फ्रोद वैसे मिक्स हो जाता है जैसे कॉफ़ी में होता है ना कॉफ़ी में फ्रोदिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही होता है वो, तो वैसा फ्रोदी ब्लड हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर आपने कॉफ़ी पीना मुश्किल कर दिया हमारा, ठीक है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ऑब्वियसली एम्प्टी होंगे और यहाँ पे ब्लड स्टेन फ्रोथ बढ़ जाएगा इसमें। एल्वोलाई इन्फ्लेटेड नहीं है, इन्फ्लेटेड है। एल्वोलाई दिखती है क्या, माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, हिस्टोपैथ करोगे तो उसमें दिख जाएगा। और इसका एमएलआई क्या है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, ये स्टिल बर्थ या डेड बर्थ में मिलता है और ये लाइव बर्थ में मिलता है, बस हो गया काम हमारा। अब एक आवश्यक पाप और कर लेते हैं, ये जो 35 70 और 70 35 वाला जो है ना, इन टेस्ट के नाम है, ये फोर्टरेस टेस्ट और प्लॉकेट टेस्ट, मैं नहीं बताना चाहता, पर जिनको याद रखने का शौक है याद रख लो, ठीक है। तो अगला और एक आवश्यक पाप, हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट या रेगेट्स टेस्ट। हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट करके, मैं तो हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट करके ही पूछूंगा हमेशा, ये तो सब खत्म कर देनी चाहिए टर्म्स, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये बता ही दिया आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है टेस्ट, है ना, कि आप ब्रीथ करोगे अंदर हवा भरेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाएगी और इसलिए लंग फिर डूबेगा तैरेगा पानी में। इसका प्रोसीजर है पूरा, क्या करना है देखो, लंग्स निकाले आपने बॉडी में से, ब्रोंकाई को लाइकेट करो, ठीक है, और फिर उसको दोनों लंग्स को सेपरेट सेपरेट ब्रोंकाई को लाइकेट करके पानी में डुबो दो। पानी में आप बकेट में डुबोगे तो वो लंग तैर रहे हैं तो लाइव बर्थ था, डूब गए तो डेड बोन था। अगर वो तैर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने उस लंग को लेना है, उसके 12-20 पीस करने हैं, और अब अलग अलग पीस को फिर तैरा के देखना है। अगर वो पीस भी तैर रहे हैं तो फिर उस पीस को वापस लेना है, एक कपड़े में रखना है, उसको कपड़े की पोटली बना के उसके ऊपर वजन रखो, ठीक है उस पर वजन रखो ताकि उसकी हवा निकल जाए जो भी अंदर है, और फिर अब उन पीसेस को फिर से तैरा के देखो। अगर वो अभी भी तैर रहे हैं तो इसका मतलब ये शो होता है कि आप जो फिजियोलॉजी में पढ़ते हो ना, टाइडल वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम, तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो एल्वोलाई तक हवा भर गई है, और अब वो नहीं निकलेगी आपके दबाने करने से, किसी भी करने से, कुछ भी करके चपत चपत के भी नहीं निकलेगी, वो रहेगी उसमें, तो उससे पता चल जाएगा कि लाइव बर्थ है, ठीक है, हो गया। अब इसमें और भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि एक जो लंग का सॉरी लीवर का जो टुकड़ा है वो एज ए कंट्रोल यूज़ करना चाहिए आपको, और अगर आप वही पीस जो है उसको थोड़ा सा ऐसे कान के पास दबा के देखो, सुनो ध्यान से, तो आपको उसमें क्रैकलिंग साउंड वो भी आ जाएंगे, तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है। तो खैर ये टेस्ट है, और इस टेस्ट के अपने नुकसान हैं, या नुकसान नहीं सॉरी अपनी निगेटिविटीज़ हैं। निगेटिविटीज़ क्या है, देखो अगर प्यूट्रिफिकेटिव चेंजेस आ गए तो फिर लीवर और लंग क्या सभी तैरेंगे वो तो, अगर लीवर सड़ रहा है तो उसके अंदर भी तो हवा भरेगी ना, तो वो लीवर का टुकड़ा जो आपको कंट्रोल है वो भी तैर रहा है और ये भी तैर रहा है, तो टेस्ट आप यहाँ पे आपका फिर करने का कोई सेंस नहीं, लाइव बर्थ और डेड बर्थ कुछ भी हो, प्यूट्रिफिकेटिव गैसेस एक बार आ गई तो टेस्ट यूजलेस है। दूसरी चीज़ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, नहीं सर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का क्या लेना देना है, इससे ये लेना देना है कि अच्छा एक चीज़, तुम एक पीडियाट्रिशियन हो, ठीक है, और तुम्हारे सामने डिलीवरी हुई और बच्चा डेड बाहर निकला है, अभी अंदर जिंदा था और जैसे बाहर निकला तो डेड है, तो आप क्या करोगे, रिसक्सिटेशन स्टार्ट करोगे ना, दिया कट 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 सीपीआर एम्बू लगाया, तो तुमने भर दी ना हवा, अब आर्टिफिशियल में धक्का देके भर दी ना हवा, उसने खुद सांस नहीं ली लेकिन तुमने तो डाल दी ना अंदर हवा,
तो लंग्स तो इन्फ्लेट हो ही जाएंगे थोड़े बहुत, तो फिर उससे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा डिफ्रेंशिएट की हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट से कि ये लाइव बर्थ था कि डेड बर्थ था। ठीक है, एक और ये दो टर्म है इंटरेस्टिंग सी, वेजिटस यूटेरानिस और वेजिटस वेजिनेलिस, यानी कि बच्चे का क्राई सुनाई देना यूटेरस में से और बच्चे का क्राई सुनाई देना वेजाइना में से, यानी कि उसने यूटेरस में रहते हुए ही सांस ले लिया या वेजाइना में ही सांस ले लिया। तो स्टिल बर्थ के जो केस होते हैं उसमें क्या हुआ कि वेजाइना में बच्चा रो दिया, आवाज़ भी आ गई, बच्चा ये बाहर निकला नहीं है, वेजाइना में ही है, लेकिन वो रोया और वो आवाज़ सुनाई भी दी लोगों को, बाहर निकला तब डेड था। तो कुछ तो हवा चली गई लंग में, अब इसका करोगे टेस्ट तो लाइव बर्थ आएगा, है ना। और ऐसे केस में तो मेडिकल नेग्लिजेंस का चार्ज भी यूजुअली घर वाले यही लगाते कि हमारा बच्चा तो जिंदा था, डॉक्टरों ने पता नहीं कुछ करते हुए मार दिया। ठीक है, और आप टेस्ट करोगे उसमें भी ये आएगा कि लाइव बर्थ थी है, तो और डॉक्टर कहेगा कि नहीं भाई जब बाहर निकला तो डेड था, ड्यूरिंग लेबर जिंदा था, तो फिर आवाज़ कहाँ से आई क्राई की, वो बोले अंदर से ही आई थी। ठीक है, तो ऐसा होता है, इट्स नॉट ए वेरी कॉमन थिंग आई थिंक, बट ये है, मतलब रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड हैं ये चीज़ें। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कि लाइव बर्थ में भी डूब सकता है लंग। कैसे डूब सकता है, लंग में कोई बीमारी हो, जैसे कि कॉन्सोलिडेट हो रखा है लंग किसी बीमारी के कारण से, है ना, लंग में कोई ट्यूमर है कंजेनाइटल उसके कारण से, तो लंग फिर भी डूब जाएगा और आपको क्या लगेगा कि लंग तो डूब गया तो डेड बॉर्न है, लेकिन वो तो लाइव बर्थ था। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही टेस्ट है, पर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से चला रहा है, सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा अब एक बात बताओ हमको कि ये जो तुम किए हो, लंग को लेके पानी में डुबाना, फिर उसके टुकड़े करना, फिर पानी में डुबाना, फिर चबत चबत के हवा निकालना और पानी में डुबाना, ये सब क्यों कर रहे थे? हम्म, क्यों कर रहे थे ये सब? हवा देख रहे थे लंग के अंदर, तो एक्सरे कर लेते उसका। हम्म, उस डेड बॉडी का एक एक्सरे करा लेते, रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लेते, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था तो पता चल जाता, रेडियोलॉजिस्ट बता देता कि कितनी हवा है लंग्स में, उसके लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। ठीक है, उसके अलावा हिस्टोपैथ में भी आ सकता है, हिस्टोपैथ में दोगे तो, और हिस्टोपैथ में क्या होगा, अरे लंग की वो हिस्टोपैथ करके देखेंगे तो बता देंगे कि हाँ भाई एल्वेलाई जो है वो दिख रहे हैं कि एल्वेलाई फूले हुए हैं नहीं है, है ना, कुछ तो आइडिया दे ही पाएंगे आपको। चलो, अच्छा इसी कंसेप्ट पे और भी एक टेस्ट है ब्रोसलोस का, ब्रेसलूस सेकंड लाइफ टेस्ट या स्टमक बाउल टेस्ट, इसमें भी सेम ही है। इसका मानना है कि जब बच्चा सांस लेता है तो हवा अंदर जाती है, और इसलिए वो भी क्या करेगा, स्टमक लिया, स्टमक को दोनों तरफ से लाइगेट कर लिया, कट किया, पानी में डुबा के देखा, इंटेस्टाइन को दोनों तरफ से लाइगेट किया, कट किया और पानी में डुबा के देखा, अगर अंदर हवा है तो तैरेगा तो लाइव बर्थ, नहीं तो डेड बर्थ। अच्छा लेकिन सर अभी आप बता रहे थे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, यस सही पकड़ा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जब देंगे तो हवा जा सकती है ना, इवन तुमने हो सकता है ईटी ट्यूब डालने की भी कोशिश की बच्चे को, ईटी ट्यूब डाली वो इसोफेगस में चली गई, तुमने हवा भर दी उसके अंदर, है ना तो लाइव बर्थ जैसा लगेगा। तो ये भी टेस्ट जो है फ्लॉलेस नहीं है। एक और टेस्ट है रेडन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, पहले क्रेनियम ओपन करो, ठीक है, क्रेनियम को ओपन किया, उसका तो टेक्निक होता है बच्चे का क्रेनियम ओपन करने का, वो कभी सिखाऊंगा कभी। क्रेनियम ओपन किया, ब्रेन को बाहर निकाला, उसके अंदर पानी भरा, और जो मिडल ईयर है ना उसको तोड़ो, पेट्रस पार्ट, पेट्रस टेम्पोरल को, तो वहां से हवा निकलेगी, हवा निकली तो हवा निकली तो वो क्या है, बोले लाइव बर्थ है, क्योंकि जब बच्चा रेस्पिरेटरी एफर्ट करता है तो उस टाइम पे मिडल ईयर में भी एयर चली जाती है। ठीक है, ये मैंने करके देखा हुआ है, बहुत ही मुश्किल होता है पानी के अंदर हथौड़ी चलाना और पेट्रस को तोड़ना, उससे ज़्यादा इजी एक तरीका है, खान में पानी डालो और टिम्पनी मेम्ब्रेन रप्चर कर दो, तो वहाँ से भी तो एयर निकलेगी ना, अल्टीमेटली मिडिल ईयर तक तो पहुँचना था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कैपेट सक्सिडम, उसका वो है तो वो एक शो करता है कि हाँ भाई बच्चे का बर्थ हो रहा था, मतलब वो आईयूडी तो नहीं था कम से कम। क्योंकि कैपेट सक्सिडम आईयूडी में तो क्या होगा, वो बोन्स मोल्ड हो जाएंगे और इजीली बाहर निकल जाएगा, लेकिन स्टिल बर्थ या लाइव बर्थ में ऐसा कैपेट सक्सिडम तो कुछ तो बनेगा कि बच्चा स्ट्रगल कर रहा था बाहर आने के लिए। फिर उसके अलावा कुछ कॉमन सेंस की चीज़ें हैं जिनका साइंस से उतना लेना देना नहीं है, जैसे ये है स्किन का कलर, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, तो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस तो तीसरे दिन होता है, तो अगर आपके सामने एक डेड बॉडी है और उसको फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस दिख रहा है, मतलब जॉइंटिस दिख रहा है बेसिकली, तो जॉइंटिस दिख रहा है तो ये तो लाइव बर्थ था, इसको फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस हो रहा है आज, है ना। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो आप पीडियाट्रिक में और गायनी में पढ़ोगे, और वो आप यूज़ कर सकते हो टू डिटरमिन कि ये लाइव बर्थ है या डेड बर्थ है। ठीक है, एक और चीज़ है जो प्योरली कॉमन सेंस है,
जो शायद पीडिया गाइनी वाले कोई नहीं पढ़ाएगा, वो ये है मिल्क इन स्टमक। ये अकेला श्योरेस्ट साइन है लाइव बर्थ का। कैसे? देखो, एक बच्चा स्टिल बर्थ पैदा हुआ, क्या वो दूध पिएगा? एक बच्चा इंट्रायूटराइन डेथ से आया है, क्या वो दूध पिएगा? नहीं पिएगा। बच्चे को आपने ऑटोप्सी कर रहे हो और उस स्टमक में दूध मिल रहा है ना, स्टमक में मिल्क है, इसका क्या मतलब है? कि उस बच्चे ने थोड़े भले 5 मिनट जिंदा रहा, वो 5 मिनट उसको माँ ने अपनी छाती से लगाया होगा, दूध पिलाने की कोशिश की होगी, तभी तो उसको मिल्क मिल रहा है स्टमक में। तो मिल रहा है तो मतलब ये क्या है? लाइव बर्थ का केस है। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है अम्बिलिकल कॉर्ड। जब आप ऑटोप्सी कर रहे हो तो अम्बिलिकल कॉर्ड को बहुत ध्यान से आपने ऑब्जर्व करना है, उसकी फाइंडिंग नोट करनी है। देखो कैसी कैसी मिलती है अम्बिलिकल कॉर्ड, या तो फ्रेश होगी, श्रिंक हो रही होगी, या उसमें इन्फ्लेमेटरी रिंग बन गई होगी, या वो ममीफाई हो गई होगी, या फॉल हो गई होगी, या वहाँ जाए हीलिंग हो गई होगी। कितने कितने दिन पे क्या होता है वो याद रख लेना, सिम फॉल करके कुछ बनाओ तो याद रह जाएगा, है ना। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें जो चेंजेस दिए हैं ये तो डेथ के साथ भी हो सकते हैं, मतलब डेड बोन में भी हो सकते हैं। अगर एक डेड बॉडी रखी हुई है डेड बोन की, तो उसकी भी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो श्रिंक होगी ही सही टाइम के साथ में, पर उसमें इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नहीं आएंगे। मम्मीफाई वो भी होगी, लेकिन अगर एक डेड बोन है, देखना स्टिल बर्थ से देखता हूँ, एक स्टिल बर्थ है, एक लाइव बर्थ है, ठीक है। अब लाइव बर्थ 2-3 दिन जिंदा रहा और उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड मम्मीफाई हो गई। एक स्टिल बर्थ था, उसकी बॉडी को किसी ने फेंक दिया कहीं पे, 3 दिन बॉडी डिकम्पोज होती रही और फिर किसी को मिली, उसकी भी अम्बिलिकल कॉर्ड थोड़ी डिकम्पोज और मम्मीफाई सी दिखेगी, लेकिन उसमें साथ में डिकम्पोजिशन के भी साइन होंगे ना। लेकिन यहाँ बॉडी कैसी होगी? कंपेरेटिवली फ्रेश होगी। तो वो आपको, अभी आप अपने लेवल पर बस इतना याद रख लो कि अम्बिलिकल कॉर्ड में से चेंज होते हैं, पर इनको हम इस तरह से कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ किससे मैच आ रही है। तो मिक्स एंड मैच करके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बना बना के देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किसके साथ कहाँ फिट हो रही है। जैसे कि ये चीज़ है, देखो अम्बिलिकल कॉर्ड पे अगर क्लीन कट है अम्बिलिकल कॉर्ड और उसके ऊपर क्लैंप लगा हुआ है, तो ये क्लैंप तो असिस्टेड डिलीवरी की निशानी नहीं होगी, है? कोई दाई रही होगी जिसने उसको काटा अच्छे से ब्लेड से और वहाँ पे उसको क्लैंप किया, लाइगेट किया, है ना। तो ये चीज़ें जो है ये ऑब्जर्वेशन है, इनका एज सच कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, लेकिन ये फोरेंसिक में बड़े काम आते हैं। उसके अलावा पोस्टमार्टम रेडियोलॉजी, आप एक्सरे करके देख सकते हो, कोई फ्रैक्चर होगा तो आ जाएगा बच्चे का कुछ एक्सरे में, फ्रैक्चर वगैरह होंगे तो दिख जाएंगे आपको, स्केलेटल सर्वे कर सकते हो बच्चे का। उसके अलावा इससे गेस्टेशनल एज में भी कुछ मदद मिल सकती है। और पोस्टमार्टम एमआरआई भी अगर करके देखें, जैसे ये वाला एक स्पेसिफिक केस था, अच्छा केस था ये, कभी पढ़ना हो तो जाके पढ़ना। इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी इसमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ फटाफट। यहाँ पे ना टिश्यू पेपर फंसे हुए हैं बच्चे के, ये एमआरआई में पकड़ में आ गया कि इस बच्चे के, हालांकि वैसे भी प्रॉपरली ऑटोप्सी करते तो पता चल ही जाता। तो इस बच्चे को क्या किया था कि टिश्यू पेपर भर दिए उसके मुंह के नीचे तक, अंदर तक, जिससे उसकी सांस रुक जाए और वो उसकी डेथ हो जाए। तो ठीक है, ऐसे रेडियोलॉजी भी काफ़ी काम आ सकती है हमारे को इन्फेंटिसाइड की इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है। अच्छा, अब जब आप इन्फेंटिसाइड का पूरा पोस्टमार्टम करोगे और कॉज ऑफ डेथ की बात आएगी, तो कॉज ऑफ डेथ में देखो क्या क्या हो सकते हैं। कॉज ऑफ डेथ नेचुरल हो ही सकते हैं, ये नेचुरल कॉजेज आप पढ़ोगे, प्री टर्म बर्थ एस्फिक्सिया इन्फेक्शन, ये सब पीडियाट्रिक में और गायनी वाले बहुत सारा कुछ कवर करेंगे ये सारा। हमारा काम तो अननेचुरल का है। अननेचुरल में भी एक्सीडेंटल और क्रिमिनल। अब एक्सीडेंटल क्या हो सकता है? एक्सीडेंटल काम कब हो सकते हैं? ड्यूरिंग बर्थ हो सकते हैं और आफ्टर बर्थ भी हो सकते हैं। प्रोलॉन्ग लेबर से लेकर प्रेसिपिटेट लेबर तक में एक्सीडेंट हो सकते हैं। देखो कैसे, प्रेसिपिटेट लेबर हुआ मतलब क्या, सारी वो स्टेजेस कंबाइंड हो जाती हैं और एक ही बार में बच्चा एकदम प्रेसिपिटेटली बाहर आ जाता है। तो जल्दी से, एकदम जल्दी से हो गया सारा कुछ, तो बच्चा गिर गया माँ के वूम से, सीधा ज़मीन पे ही गिर गया, उसके सिर में चोट लग गई, वो चोट इतनी ज़्यादा थी कि उससे उसकी डेथ भी हो गई। हो सकता है ना ऐसा। तो अब यही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी हो सकती है एक्ट ऑफ कमीशन में, क्रिमिनल एक्ट है, ट्रॉमा, बच्चे को जानबूझ के गिराया गया। अगेन चीज़ वही होगी, पैटर्न ऑफ इंजुरी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब डेड बॉडी का किसी भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो आप जो भी जितने अपने हेड टू टो पूरा एग्जामिन करो, राइट टू लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक, पूरी बॉडी को बाहर से, फिर उसके बाद अंदर से, सारी इंजुरीज नोट करते जाओ बस, है ना। वो बचपन में बनाते थे ऐसे डॉट 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 करके होता था, वो डॉट को अगर जोड़ दो तो कहानी बन जाती है, तो वैसे ही ये डॉट होते हैं सारे, आप डॉट जोड़ोगे तो कहानी अपने आप बन जाएगी, कि पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी कि क्या हुआ था। ये जो चोट बच्चे को लगी है प्रेसिपिटेट लेबर में एक्सीडेंटली गिरने से लगी है, या किसी ने इसको ट्रॉमा किया है, किसी ने इसको जबरन पॉइजन पिलाया है, या किसी ने इसकी हड्डी तोड़ी है,
है ना, या किसी ने इसको एस्फेक्सिया किया, कितना आसान होता है एक छोटा सा बच्चा उसको एस्फेक्सिएट कर देना, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, तो वो एक्ट ऑफ कमीशन में हो ही सकता है। इसी तरह से एक्ट ऑफ ओमिशन भी हो सकते हैं, स्टारवेशन में भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ये चीज़। बच्चे को छोड़ दिया, वो ठंड से ही मर जाएगा, बच्चे को छोड़ दिया, उसको नहीं दिया खाने को, तो भूख से ही मर जाएगा वो तो, है ना। तो ये भी हो सकता है क्रिमिनल एक्ट, ये भी हो सकता है, और एक्सीडेंटली भी बच्चे की डेथ हो सकती है, जैसे डेथ ऑफ मदर ही होगी। ये मैंने पोस्टमार्टम किया हुआ है, जिसमें एक्चुअली तो एक क्या ज़्यादा किया हुआ पोस्टमार्टम में से, कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हुई, अंदर बच्चा भी मर गया। जबकि बच्चे को ऐसी, एक केस तो ऐसा था जिसमें बच्चे को कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन वो मर गया क्योंकि माँ की डेथ हो गई है। और एक केस तो ऐसा था जिसमें बच्चे को भी अंदर, जो पेट में बच्चा, उसको भी इतनी इंजरी हो गई थी कि उसका भी बचना वॉज इम्पॉसिबल। ठीक है। एक ये चीज़ है देखो इंटरेस्टिंग, इंट्रायूटेराइन स्ट्रेंगुलेशन, वो आप पढ़ोगे गायनी में कि वो जो कॉर्ड है वो बच्चे के गले के आसपास लिपट जाती है, तो उससे उसकी डिलीवरी में भी दिक्कत आती है, वो सारा आपको गायनी वाले पढ़ाएंगे। अब उसी चीज़ को सोचो ना कि कोई, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे मैटरनल फ्रीसाइड, तो वहाँ नहीं हो सकता ऐसा, एक बच्चा है अभी बस पैदा हुआ, जो माँ है वो उसको गेट रिड ऑफ करना चाहती है बच्चे से, रस्सी उसके पास है, बच्चा भी पास में है, रस्सी भी पास में है, लपेट दिया गले पे, देखने में भी ऐसा लगेगा कि ये तो क्या है, ये तो नेचुरली हो गया जी, बच्चा ऐसे ही पैदा हुआ था। खैर ठीक है। सो इन्फेंटिसाइड की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्राइम सीन का एग्जामिनेशन भी इसमें हो सकता है। इसके अलावा अगर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन आपको मिल जाए, ये तो सारा मैंने आपको बता दिया, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का मौका मिल जाए तो वहाँ पे से भी आप कुछ, कई बार क्राइम सीन पे भी समझ में आ जाता है कि इन्फेंटिसाइड है या एक्सीडेंटली इसकी बच्चे की डेथ हुई है। वो बताऊंगा अभी, एक अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा ना जब, उसमें ये सारा चीज़ें अलग से डिस्कस करूंगा इसको। ठीक है, कि क्राइम सीन पे कैसे इनको करना है। तो खैर, अब आपके रिटर्न वाइवा या कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आप ये चीज़ें डिस्कस कर लोगे। अगर ये क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड डिस्कस इन्फेंटिसाइड, डिफाइन एंड डिस्कस फीटिसाइड, डिफाइन एंड डिस्कस स्टिल बर्थ या एसएडीएस, डिस्क्राइब और डिस्कस साइंस ऑफ इंट्रायूटाइन डेथ, पढ़ा दोगे ना। डिस्क्राइब और डिस्कस साइन ऑफ लाइव बर्थ, डिस्कस वायबिलिटी ऑफ फीटस, और शॉर्ट नोट लिख दोगे हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट के ऊपर अगर आ गया तो। अब जो बच जाता है वो क्या बच जाता है, डिस्क्राइब एंड डिस्कस एज एस्टिमेशन ऑफ फीटस, ऑसिफिकेशन सेंटर, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, मुंचाउनसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी, और चाइल्ड अब्यूज, ऑब्वियसली बेटेड बेबी सिंड्रोम और सेकंड बेबी सिंड्रोम, वो इसके बाद पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो शांतनु महाराज आपकी जय हो, धन्यवाद, थैंक यू।